नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप आ चुके हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल पेज पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर बात करना चाह रहे हैं। दरअसल एक छोटा सा ओटीपी आप सोच सकते हैं, अगर आप किसी को देते हैं, आपकी जीवन भर की कमाई यानी कि आपके खाते में कोई सेंधमारी कर जाता है। एक छोटा सा ओटीपी, एक छोटी सी भूल कैसे आपको परेशानी का कारण बन सकती है। आप मेंटली हरेस हो सकते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस इसके ज़रिए आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और साइबर क्राइम को लेकर के दरअसल। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं अनुज अग्रवाल जी, जिनका परिचय मैं करवा दूं। अनुज अग्रवाल साहब, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहें या फिर लोगों को बचाने वाले कहें, क्योंकि नए ज़माने में बड़ी तेज़ी के साथ जैसे जैसे मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड क्राइम भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मुझे लगता है कि हम बात आज यहीं से शुरू करें कि आखिर साइबर क्राइम है क्या चीज़, क्योंकि बड़ा हुआ, बड़ी चर्चाएं भी है और इसको लेकर के भी बात हो रही है कि अब इसे लेकर के स्पेशल कानून भी लाने की ज़रूरत है क्या साइबर क्राइम और क्या साइबर क्राइम नहीं है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो ज्योग्राफिकली बहुत स्प्रेड आउट है, और जब यहाँ पर डिजिटल क्रांति नहीं हुई थी तो हमारे बहुत सारे लोग सरकारी सुविधाओं का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, उन तक कोई रीच नहीं हो पा रही थी। डिजिटल क्रांति आने के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज यूपीआई हमारे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक प्रोजेक्ट बन गया है। चूँकि अब हर व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों ने ये प्लान किया, कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को ब्रीच करें और लोगों को नुकसान पहुंचाएं। साइबर के माध्यम से आज हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में क्राइम हो रहे हैं और कई हजार करोड़ रुपए का फाइनेंशियल साइबर क्राइम हर साल हो रहा है। तो हर वो क्राइम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम साइबर क्राइम कह सकते हैं। जी, और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है कि अब हम तो जैसे केसेस आ रहे हैं तो हर कोई, हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि सिक्योर तो कुछ भी नहीं रहा। मोबाइल, आप लैपटॉप पे बैठे हों, कंप्यूटर पे बैठे हों, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस साइबर क्राइम की जद में नहीं आएँ। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम शुरुआत में ही जिसको हम देख लेना चाहते हैं, बात कर लेना चाहते हैं, वो ये है कि आखिर कैसे हम इसका शिकार हो सकते हैं, सावधान कैसे रहें, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साइबर क्राइम की तरफ ले जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं या सोशल मीडिया से इंटरेक्शन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, क्या वो इनसिक्योर है, क्या वो सेफ़ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेफ़ हैं। जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, वो सेफ़ है। लेकिन हर वो चीज़ जो रफ्तार से चलती है उसके अपने कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से हम सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं, जहाँ तेज़ तरह ट्रैफिक चल रहा है, तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम कुछ बेसिक एटिकेट्स का, कुछ नियमों का पालन करें। जैसे बाएं चलना है, लाल बत्ती पर रुकना है, लेन को नहीं तोड़ना है, कुछ ऐसे बहुत बेसिक डिसिप्लिन है। इसी तरह के कुछ डिसिप्लिन जब हम इंफॉर्मेशन हाईवे पर हैं, इंटरनेट हाईवे पर हैं, जो कि 4G की रफ्तार से चल रहा है, तो हमें उन नियमों को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। उसमें से जैसा कि एक आपने बताया OTP, वन टाइम पासवर्ड, हमें उसको नहीं शेयर करना है। अच्छा, मैं तो ये जो कह रहा था कि एक ओटीपी आपका खाता खाली कर सकता है, ये सही बात है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये आपके साइबर खजाने की चाबी है। अच्छा। और अगर ये चाबी आपने अपराधियों को दे दी तो निश्चित रूप से आपका खजाना खाली हो जाएगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, भारत में ही ये सुविधा है। जी। विश्व के अनेक बड़े देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में OTP की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में उपभोक्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए RBI ने OTP की सुविधा प्रदान की है। अब हमें यह देखना है कि हम उसे किस प्रकार से सही तरह से इस्तेमाल करें। यही ओटीपी है जो हमारे को सुरक्षित भी बनाता है, और अगर हम चूक गए या फिर हमने लापरवाही बरती तो यही ओटीपी है जो खाता खाली भी कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये OTP हमें बिल्कुल सुरक्षित रख रहा है, सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम है।
हमें इसे किसी को भी नहीं बताना है, बैंक के अधिकारियों को भी नहीं बताना है। अच्छा। OTP आपसे कोई भी जान नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, जानकारी नहीं ले सकता, चाहे वो स्वयं बैंक का अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी ही क्यों ना हो। तो आपको अपना OTP किसी को भी नहीं बताना है, सिर्फ अपने तक रखना है और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जब उचित समझें तब आपको उसको एंटर करना है, अदरवाइज किसी को बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। तो अनुज जी, आपने ये तो बहुत बड़ी बात कही है कि अपना OTP किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बैंक वाले भी हों, बिल्कुल तब भी आपको OTP नहीं बताना बिल्कुल, है। बैंक पूछ ही नहीं सकता आपसे। अच्छा। बैंक के अधिकारी अधिकृत ही नहीं है OTP पूछने के लिए। अच्छा। किसी भी बैंक के, आपके भी बैंक के अधिकारी जो आपका पर्सनल अकाउंट भी देख रहे हैं, बिल्कुल मत बताइए, स्वयं एंटर करिए उस स्क्रीन में जहां ये अति आवश्यक है और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पर्सनल डिवाइस यानी अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से ही करें। पब्लिक प्लेस में कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और OTP को ना इस्तेमाल करें, ना डालें, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिकली यूज़ होने वाले लैपटॉप पर दूसरे लोग इसको देख सकते हैं या इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आज की जो बातचीत है वो आपके जीवन भर काम आने वाली है, और जो अनुज अग्रवाल जी बता रहे हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, वो आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको सुरक्षित रहना है, साइबर क्राइम से सुरक्षित रहना है, अगर आपको अपने खातों को सुरक्षित रखना है या फिर अपने डेटा को, अब मैं उस डेटा पे आ रहा हूँ कि एक ये सवाल बार बार उठता है कि कई बार कहते हैं कि भाई अगर कैसे किसी तरह की अगर कोई आपके इमेज भेजी है किसी ने, उस पर आप क्लिक करके अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा का पूरा डेटा कोई चोरी कर सकता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों जी। चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जी। ऐसे कई टूल हैं जो आपको किसी तस्वीर में या लिंक में जोड़कर यानी एम्बेड कर कर भेजे जा सकते हैं, और उसको क्लिक करने पर ऐसे रिमोट एक्सेस टूल यानी जो दूर से ही आपके फ़ोन को या मोबाइल को, लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाते हैं। अच्छा। तो अननेसेसरी इमेजेस, वीडियोस और लिंक्स को क्लिक करने से बचना ही उचित रहेगा, क्योंकि अगर आपकी इमेज ही कंप्रोमाइज़, आपकी डिवाइस ही कंप्रोमाइज़ हो गई, उसमें अगर एक प्रकार का वायरस डाउनलोड हो गया, तो आपका डेटा, आपकी आवाज़, आपके वीडियो सभी क्रिमिनल्स कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी पूरी डिवाइस का OTP भी दूर से पढ़कर देख सकते हैं। जी। तो अपनी डिवाइस को, अपने आप को सेफ रखना हमारे हाथ में है और अति आवश्यक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसी की तरफ से किसी ठग की तरफ से साइबर क्राइम करने के लिए हमें इमेज भेजी गई है? हम पता कैसे लगाएं कि कौन सी इमेज पर हमें क्लिक करना है, उसे डाउनलोड कर लेना है, कौन सी पे नहीं? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जी। अक्सर क्या होता है, लोग लालच या डर में साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। कई बार ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपको ये सुविधा 1 साल के लिए फ्री दी जा रही है, आपको ये सुविधा आधे से भी कम दाम में दी जा रही है, या ये प्रोडक्ट आपको 70-80% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। लालच। लालच। और उसी लालच में हम उस पर क्लिक करते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा नियंत्रित रखें, थोड़ा सोचें कि जो ब्रांड की सामान मार्केट में 10% 20% डिस्काउंट पर भी नहीं मिलती, अचानक कोई हमसे आत्मीयता दिखाते हुए 80% का, 70% का डिस्काउंट या फ्री में देने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। और जी। जहां हमने ये देखा कि कुछ गड़बड़ है, हमारा माइंड इस तरह से काम करने लगा, हम बच जाएंगे। और अगर हमने अपनी इस इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं किया और लालच में फंस गए, तो हमारी डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, हमारा डेटा, हमारी आवाज़, हमारा वीडियो और हमारा OTP कुछ भी सुरक्षित नहीं रह तो पाएगा। अभी आप लोग भी बहुत सारे ग्रुप में जुड़ते होंगे अनुज जी, है ना? हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पर कोई ना कोई ग्रुपों में जुड़ा हुआ है, बहुत सारे, और रात दिन वहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। वहाँ पर अगर कोई साइबर ठग आपको उन्हीं ग्रुप में किसी तरीके से मैसेज डाल देता है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो मेरा ये सवाल है कि हमें सतर्कता, सावधानी क्या बरतने की ज़रूरत है इसमें? देखिए, ग्रुप्स में मैसेज आना और उसे पढ़ना, जी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ग्रुप्स में लिंक्स का आना, ये एक खतरे की घंटी है। आप जब तक उस लिंक के बारे में पूरी तरह से श्योर ना हो, जी। उस पर क्लिक ना करें। उसके 2-3 बहुत छोटे छोटे नियम हैं, अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं। एक तो उसमें HTTPS जरूर देखिए। HTTPS। जी। HTTP वाले लिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें सेफ्टी वाला S नहीं है। जी। ये क्या है?
एस का मतलब है कि एक सेफ्टी का सर्टिफिकेट उस वेबसाइट को दिया गया है। अच्छा। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है जो देखना है। अगर HTTP है केवल, तो उस वेबसाइट को, उस लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। इसके बाद हमें देखना है कि जिस ब्रांड की तरफ से वो भेजा जा रहा है, क्या उस HTTPS के बाद उसी ब्रांड की वेबसाइट का पूरा नाम है, या उसके पहले ऑफर और फिर उस वेबसाइट के बारे में बताया गया जी। है। तुरंत सावधान हो जाएं। और जहां तक संभव हो, अगर आपको किसी प्रकार का ऑफर दिया जा रहा है, लिंक पर क्लिक करने की बजाय आराम से उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं जी। और वहां देखें कि क्या कोई ऐसा ऑफर चल रहा है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें। व्हाट्सएप वाले लिंक्स को अवॉइड करना ही आपके लिए सुरक्षा का एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि हर समय ये अंदाज़ा लगाना कि क्या गलत है और क्या सही है थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी तरकीब ये है, अगर मान लीजिए एप्पल कंपनी की तरफ से आपको कोई ऑफर व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप एप्पल की वेबसाइट पर जाएं और देखें क्या वो अधिकृत वेबसाइट है जो उनकी, अधिकृत हाँ। वेबसाइट है बैंक की तरफ से आया है, जी। आप बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर जाएं और देखें कि क्यों। इसी प्रकार से अगर आपको कोई कंप्लेंट भी करनी है, लिंक के माध्यम से ना करें, उस बैंक के या उस अधिकृत कंपनी के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ जो कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक होता है, उसमें ईमेल या जो भी माध्यम है उसी से संपर्क करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। जी। अब आप साइबर क्राइम की बात करें तो किस स्केल पर हमारे चारों तरफ साइबर क्राइम हो रहा है आज के दौर की अगर हम बात करें? मैं लोगों को डराना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकारी योजनाएं हों या निजी रूप से किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना हो, तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट पर जाना ही पड़ता है। और ये सुविधाजनक भी है, ये कार्यकुशल भी है, इसमें समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति वल्नरेबल है। इसके अलावा सोशल मीडिया इत्यादि के प्रयोग के बाद सामाजिक रूप से भी लोग काफ़ी एक्सपोज्ड हैं, अपनी जानकारी शेयर करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, दूसरों के बारे में सुनते हैं। तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, दोनों ही रूप से लोग वल्नरेबल हैं। फाइनेंशियल क्राइम और सोशल क्राइम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, साइबर माध्यमों से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे वो बाल वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो और चाहे वो कामकाजी वर्ग हो, इससे अछूता नहीं है। सभी इसके जद में, इसके दायरे में है। एक वेब सीरीज थी, आपको याद होगा, जामताड़ा करके जी। और ये कहते हैं कि साइबर क्राइम की शुरुआत वहीं से हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई वो तो आप उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, पर्दा डालेंगे, लेकिन अब एक नया केंद्र राजस्थान का मेवात का इलाका और ये जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बीच का इलाका वो बनता जा रहा है। तो क्या ये नया तरीका, नए तरीके से लोगों को ठगी के अलग अलग साधन पैदा हो गए हैं इनके सामने? देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी। आज महत्वपूर्ण ये है कि ये फैल चुका है और इसके अनेकों अनेक केंद्र बन चुके हैं, जिसमें से एक आपने भी बताया। जी। और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे मामले वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और देश विदेश में वहाँ के काफ़ी लोग इस तरह के कामों में एक्टिव होते हुए पाए गए हैं। और वहाँ से एक जो बहुत ही खतरनाक साइबर क्राइम जो शुरू हुआ माना जाता है, वो सेक्सटॉर्शन का रहा है, जिसमें कि अनोनाइमस नंबर से वीडियो कॉल करके और लोगों की अश्लील वीडियो बनाई जाती हैं और फिर उनसे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल डिमांड्स की जाती हैं और लोग देने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज देश बहुत में पढ़े लिखे लोग भी सर इसके अंदर आ जाते बिल्कुल हैं। आपने कहा। जी। और अक्सर ये देखा गया है कि साइबर क्राइम में पढ़े लिखे लोग, उच्च पदस्थ अधिकारी, चाहे वो निजी कंपनियों में हो, सरकार में हो, इवन लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल ऑफिसर्स भी इसमें फंसते हुए पाए गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें पाए गए ठगी हैं, का शिकार हुए हैं। जी। इसके शिकार हुए हैं। तो इसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि आप अगर शिक्षित हैं या नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सभी वर्गों के लोग, सभी तरह की शिक्षित और अशिक्षित इसमें फंसते हुए पाए गए हैं। अमीर गरीब सब इसमें फंसे हैं। तो वल्नरेबल तो हर कोई है और हर किसी को सावधान रहना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि कैसे फंसाते हैं? सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है जिसको हम समझ लें ताकि हर कोई जागरूक हो जाए? देखिए, प्रक्रिया जो मनुष्य की बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है एक डर की,
या एक लालच की, उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक एसएमएस मैसेज आता है शाम को 5 बजे कि आपका बिजली का बिल पेमेंट नहीं हुआ है और 9 बजे आपकी बिजली कट जाएगी। जी। तो एक प्रकार का डर मन में आता है कि अरे ये तो बड़ा असुविधाजनक हो जाएगा, किसी के बच्चे की पढ़ाई है, किसी को ऑफिस का काम करना है, और उसके बाद एक लिंक दिया होता है, फ़ोन नंबर दिया होता है, लोग उस पर बात करते हैं और उनको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि सचमुच विद्युत विभाग से बात हो रही है और आप जो है ऑनलाइन अगर इमीडिएटली 5,000 या 10,000 या कोई भी एक XYZ अमाउंट दे देंगे जी। तो आपकी बिजली नहीं कटेगी। इसी प्रकार से फ्री रिचार्ज, कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, कोई ऐसा खास मौका है, भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है 74वां 75वां, इसलिए फ्री 1 साल के लिए आपको रिचार्ज दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर लालच काम कर रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई फर्जी कॉल्स हमारे पास आए या फिर डराने धमकाने वाला कॉल्स आ जाए, क्या करें हम? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम में फंस जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके पास करने के लिए 2 काम हैं जी। एक तो अगर उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है तो वो नेशनल हेल्पलाइन 1930 जी। पर फ़ोन कर सकता है और वहाँ 19 एक बार आप repeat? 30 1930 इस पर कॉल करके कॉल कर सकता है। ये जी। पूरी तरह से टोल फ्री नंबर है और भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित है। जी। वहाँ पर आप अपनी जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है साइबर क्राइम के माध्यम से उसके बारे में बता के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियरेस्ट जो भी आपके थाना है, जहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम आई है, वहाँ जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in पर भी आप अपनी शिकायत लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद पुलिस अपनी समुचित कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। एक तो आपने सेक्सटॉर्शन का जिक्र किया सर, और एक साथ साथ में एक बड़ा शब्द प्रचलन में आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है और इसमें कैसे फंसते हैं लोग? देखिए, डिजिटल अरेस्ट के बहुत मामले हुए हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का उत्पादित शब्द है, ऐसी कोई चीज़ कानून की डिक्शनरी में तो नहीं है जी। अमूमन साइबर अपराधी लोगों को डराकर एक ऐसी स्थिति में लाते हैं कि वो वीडियो कॉल शुरू करते हैं अपराधियों के साथ जी। और सामने की तरफ अपराधी उनको बाकायदा पुलिस या एनफोर्समेंट की जो वर्दियां हैं, खाकी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें वो प्रस्तुत होते हैं और पुलिस के इंसिग्निया और एम्बलेम वगैरह यूज़ करते हुए वो लोगों को ये आभास दे देते हैं कि आप पूरी तरह से पुलिस से बात कर रहे हैं जी। और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इस वीडियो कॉल से हटेंगे नहीं, अगर हटेंगे तो आपको फिजिकली अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। एक प्रकार का हिप्नोटिज्म भी है और लोग इसमें फंस जाते हैं कई घंटे तक, कुछ लोग तो कई दिन तक इस प्रकार से सो कॉल्ड जो नकली पुलिस है उसके साथ बैठे रहे हैं और बाद में उनको काफ़ी जब डरा दिया जाता है तो उनसे एक बड़ी रकम ले ली जाती है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करी जाती है। उसमें अक्सर उनको ये कहा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपकी मदद कर रहा है और ये रकम RBI में ट्रांसफ़र हो रही है, जांच के बाद आपको वापस कर दी जाती है। क्योंकि वो सब नकली है, फर्जी है, अपराधी है। और इसमें भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं सर कि कई बार किसी कॉल करके कह देंगे कि आपका देखिए बेटा या भाई उस पर कोई केस दर्ज हो गया है, वो अरेस्ट हो सकता है, आप वेरीफाई करवाइए। उसमें हम कैसे वो डर जाते हैं, हर कोई डर जाता है उसमें। देखिए जी, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है समझना जी। फिजिकल क्राइम में से, फिजिकल क्रिमिनल से जब आपका सामना होता है तो आपके पास बॉडीली हार्म का एक इमीडिएट रिस्क होता है कि तुरंत आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल में ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं, इसलिए आपको सोचने समझने का मौका है। आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। अगर आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे और डरेंगे तो रिस्क ज़्यादा है। ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपको एक पैकेट आपके नाम से कहीं विदेश से आया है या जा रहा है, उसमें ड्रग्स हैं,
उसमें आपका पासपोर्ट मिला है, जैसा आपने बताया अरेस्ट के बारे में जी। कि आपके सगे संबंधी को अरेस्ट कर लिया है। अगर ऐसा है तो आप फ़ोन करके पूछिए, थोड़ा वेट करिए, कानून की व्यवस्था समझिए, थोड़ा समय कानून लीजिए। थोड़ा समय लीजिए। जी। कानून में बिना नोटिस दिए किसी को अरेस्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है आर्थिक अपराधों के लिए। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल कि हमें 4 ऐसे क्या अपनाने चाहिए सुरक्षात्मक उपाय ताकि हम इस तरह के साइबर क्राइम से फंसे नहीं या फिर इस तरह के साइबर क्राइम के ठगों के जाल में हम नहीं आ जाएं, परेशानी हमें नहीं हो। क्या ऐसे 4 उपाय हैं? देखिए, पहला तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जी। कि अपने OTP को, वन टाइम पासवर्ड को किसी को भी नहीं बताना है। नहीं बताएं। दूसरा, जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, सुरक्षित प्लेटफॉर्म यानी अपना निजी लैपटॉप या निजी फ़ोन ही इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप अपना पासवर्ड उसमें डाल रहे हैं या OTP डाल रहे हैं जी। तो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो आपके साथ नहीं है जो उसको देखकर उस OTP या पासवर्ड को मिसयूज कर सकता हो। जी। तीसरी चीज, लिंक्स को हम क्लिक ना करें जहां बहुत बड़े बड़े ऑफर आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके डिवाइस को यानी फ़ोन को या और लैपटॉप को पॉल्यूट कर सकते हैं, उसमें वायरस या ऐसे तकनीकी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। जी। तो ये जो कुछ विधि हैं, और अगर फिर भी कुछ हो जाए तुरंत पुलिस को फ़ोन करें। जी। अननोन नंबरों से वीडियो कॉल बिल्कुल भी ना करें किसी भी परिस्थिति में। जो नंबर आपकी जानकारी में नहीं है उससे अगर वीडियो कॉल आ रही है तो नहीं उसको उठाएं। आप बिल्कुल ना उठाएं, कोई भी बात ना करें किसी भी प्रकार की। मुझे लगता है अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनाएंगे जी। तो आप सुरक्षित रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया बहुत सुहानी है, बहुत बढ़िया है। एक अंतिम सवाल है सर जी। मेरा, वो ये है कि हमारा मोबाइल हमारे साथ रहता है 24 घंटे, इसमें क्या कोई आपको लगता है ऐसी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं ऐसे साइबर क्राइम में जाने से? देखिए, मोबाइल में एक पासवर्ड जरूर रखें जी। ताकि अजनबी व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ ना कर सकें, उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना कर सकें। जी। मोबाइल में वीडियो कॉल फैसिलिटी को ना रखें। मोबाइल में किसी भी ऐप को ऑटोमेटिक OTP रीड करने की फैसिलिटी ना दें। ना दें। ये बहुत मोबाइल महत्वपूर्ण में है। लोकेशन को ऑफ रखें और मोबाइल में आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है तो जो हम उसे मजबूत जो रखें। भी मान लीजिए कोई ऐप हम यूज़ में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि आपकी लोकेशन शुरू कर दे, तो हम उसमें क्या सेटिंग करके रखें? लोकेशन मांगती है वो। जिस ऐप में लोकेशन की आवश्यकता नहीं है उसमें परमिशन ना अलाउ करें। जैसे अगर गूगल मैप है तो उसमें लोकेशन की आवश्यकता है, जी। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ, उसमें ज़रूरत नहीं। नवभारत टाइम्स या न्यूज़ 18, तो उसमें तो लोकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ना दें। ये आपको डिस्क्रिशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लोकेशन का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। खास तौर और पर ध्यान रखना एक पड़ेगा और ऑटोमेटिक OTP को अलाउ ना करें। ना करें। वरना उस केस में अगर आपका फ़ोन हैक्ड है OTP आएगा और वो ऐप आपके OTP को मिसयूज़ कर सकता हमारे को पता चलता है हमारा खाता साफ हो गया, उसमें से पैसे कट गए हैं या कहीं भी हम इसका शिकार हो गए, हमें जानकारी मिले। बहुत संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या करें हम? क्विक। है। तुरंत 1930 को फ़ोन करें जी। और अपने बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि फर्दर आपके अकाउंट में कोई डेबिट ट्रांजैक्शंस ना हो। जी। और संभव हो सके तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जाके एक रिटन कंप्लेंट जरूर दे दें। आप देश के किसी भी हिस्से में हो जहां आपके साथ घटना घटी है, आप वहीं इसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपने घर या ऑफिस तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुज अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सारी परेशानियों से ये बातचीत बचा पाएंगी, वे सुरक्षित रह पाएंगे और जागरूक भी होंगे। देखिए, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, पुलिस की तरफ से भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो जागरूक रहिए, अपनी जो जीवन भर की कमाई है उसको भी बचा के रखिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप आज की लाइफ में, आपके फ़ोन का डेटा हो या फिर मोबाइल के अलावा लैपटॉप का डेटा हो, वो डेटा भी कैसे आप बचा सकते हैं वो भी आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये बातें पहुंच पाए। नमस्कार।